हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको किरचॉफ का नियम बताएंगे, ठीक है। और यह आपका फिजिक्स है भैया, क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि किरचॉफ का नियम जो है ना वह बार बार आपके एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ठीक है। आपका 3 नंबर में पूछा था किरचॉफ का नियम, ठीक है। चलो तो बताते हैं किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे जो किरचॉफ नाम ही आप देख रहे हैं, यह एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? किरचॉफ जो आप देख रहे हैं ना, यह एक वैज्ञानिक का नाम है। और इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे किरचॉफ का नियम पड़ा था। अपना इन्होंने नियम दिया था कि मेरा नाम भैया किरचॉफ है, तो मैं अपना नियम दे रहा हूँ, तो यही अपना नियम दे दिए। अब क्या हुआ था कि इसमें किरचॉफ के नियम में उन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई चालक मतलब धारा है, यदि कोई चालक है, आई को धारा ही बोलते हो, यदि कोई चालक में धारा बह रही है तो उसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ इस प्रतिरोध में कितना विभवांतर क्या कर रहा है? वितरण हो रहा है। कितना विभवांतर वितरण किया जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने बताया था कि यदि कोई चालक है तो चालक में धारा आई होगा, और इस धारा में जो प्रतिरोध है ये भी है, तो इनमें कितना धारा जो और प्रतिरोध है उसमें कितना विभवांतर इसमें उत्पन्न होता होगा इस चालक में, यही बताए थे। तब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि भैया इन्होंने अपने से 2 नियम दे दिया। 2 नियम दिए। 2 नियम का नाम क्या है? पहला नियम का नाम देखिएगा। जब 2 नियम दिए तो पहला नियम का नाम रख दिया संधि नियम, ठीक है। संधि नियम, संधि नियम दे दिए, या इसी संधि को नाम दे दिए क्या? इसी संधि का जो नाम दे दिए धारा नियम दे दिए, धारा नियम दे दिए, ठीक है। अब ओकरे बाद और क्या कर रहे हैं? तो पहला तो नियम तो कह दिए, ये हो गया। फिर दूसरा नियम भी दिए, तो दूसरा नियम का जो नाम बताएं उसका कर दिए भैया हम लूप नियम रखेंगे। क्या रखेंगे? लूप नियम। तो नाम पढ़ा दिए भैया लूप नियम, लूप नियम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्टता नियम। क्या बोलते हैं? वोल्टता नियम, ठीक है। तो अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे 2 नियम उन्होंने बताया था, तो इन दोनों नियम को हम आराम से एक खूब समझते हैं कि आगे संधि नियम पढ़ा देते हैं आपको, फिर लूप नियम पढ़ा देते हैं, ठीक है। संधि नियम में क्या होता है इसे देख लो, आगे थोड़ा समझ लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। तो देखिए जो ना हमने अभी बोला है भैया, तो पूरा हमने लिख दिया। क्या लिखा था? किरचॉफ ने 2 नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर के वितरण कर सकते हैं। यही हमने बताया है वीडियो में। अब देखो, अब आगे क्या है, उनका जो नियम है वो 2 नियम था, संधि नियम था और एक लूप नियम था। तो अभी आपको संधि नियम का यहाँ पे चित्र बनाया है, उसको ध्यान समझिएगा, और इसी से हम क्या करेंगे, परिभाषा क्या करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है धारा नियम, मेरे तरफ सबको ध्यान से देख लो एक बार। चलो क्या होता है कि ये आपका वैद्युत परिपथ है। क्या है? वैद्युत परिपथ। देखो I1, I2, I3, I4, I5 लिखा ही है, मतलब यह एक क्या है? वैद्युत परिपथ है। परिपथ जिसमें से धारा जा रही है ना। तो देखो इसमें से धारा ए लेने जा रही है 0 की ओर, हाँ ए लेने से देखो धारा निकल रही बहरे, और एक ए लेने जा रही बहरे, और एक जा रही अंदर जा रही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब क्या होता है समझिए, जो धाराएं जा रही हैं वो क्या कर रही हैं? 0 पे मिल रही हैं, बिंदुओं पर मिल रही है ना, तो वहां पे जो बीजगणितीय योग होगा वह क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? माने सभी धाराओं का, देखो जितने भी धाराएं हैं सभी धाराओं का मिलने वाला जो केंद्र है उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि देखो सभी धाराओं का कुल जो मिल रही है जहां पर उसको कहते हैं क्या? 0 है। तो हम क्या इसको इसको क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। I बराबर 0 क्या कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो जो हम लिखे हैं यहाँ, मतलब जो बोले हैं यहाँ पे, हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। एक बार फिर समझना कि
किसी भी वैद्युत परिपथ में जितने भी जो धाराएं बह रही हैं ना, वो मिलने वाली किसी बिंदु पर उनका जो योग है, बीजगणितीय योग है, वह क्या है? शून्य है। मतलब आई सब के लिए मानो, I1 I2 I3 सब के लिए मानो क्या आई है केवल, और आई का जो योग है ये योग के लिए दर्शाता है। देखो ये जो सिग्मा है, सिग्मा तो इसे बोलते ही है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है योग। मतलब I1 I2 I3 I4 सबको क्या करने के लिए कहा, जोड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं संधि नियम। और संधि का मतलब ही होता है मिलाव, संधि का मतलब ही होता है मिलना ना। और जहां पे सभी धाराएं मिल रही हैं और उनका बीजगणितीय योग क्या हो? शून्य हो, उन्हीं को कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, उसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ भैया बोला उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखना है? किसी वैद्युत परिपथ में, तो देखो मेरे पास एक क्या है? वैद्युत परिपथ है। देखो 5 मेरे पास वैद्युत परिपथ है, 1 2 3 4 5। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, देखो संधि मतलब होता है कि जहां पे सभी धाराएं क्या हो? मिल रही हो। तो देखो यहाँ पे सभी धाराएं मिल रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? संधि बोलेंगे। किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो धाराएं जा रही हैं वह मिल रही हैं, और यहाँ पे बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे जो है आई बराबर शून्य है। सिग्मा का मतलब हो गया योग, और आई मतलब है कि पांचों को मिलाकर केवल आई हम दर्शाएं। आई मतलब धारा, धाराओं का जो योग है वह शून्य है। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग को एक चीज और नोट करना है कि देखो पहला काम यह है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ना, वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं अभी तुरंत, ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। चीज पता होना चाहिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ना, वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आप एक काम करना, स्टार बना के लिख देना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, मतलब इसी के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसके नियम पे कार्य करता है? आवेश संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा नियम समझ, एक चीज और समझना आप लोग, स्टार बना के देख लो। इसमें ध्यान समझिएगा कि जितने भी धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं, ध्यान समझो एक बार फिर से, कि जो धाराएं देखो अंदर की ओर जा रही है ना, देखो अंदर की ओर जा रही हैं, ये देखो अंदर की एक दो रेखाएं बस के अंदर की ओर जा रही है। देखो I1 I2 ऐसी दो रेखाएं हैं जो अंदर की ओर क्या कर रही हैं? जा रही हैं। तो जो अंदर की ओर जाती हैं रेखाएं वह धनात्मक होती हैं, और जो देखो जो बाहर निकल रही हैं धाराएं वह क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि जो रेखाएं, जो धाराएं क्या हो रही हो? अंदर की ओर जा रही हो, जो धाराएं अंदर की ओर जा रही हो वह धनात्मक होगा, और जो बाहर की ओर निकल रही है वह ऋणात्मक होगा। इतना आपको पता होना चाहिए, ऋणात्मक होगा। तब जाकर के एक चीज हम और लिखेंगे अंत में कि इसका जो है ना एक फार्मूला बन जाता है, इसका एक फार्मूला बन जाता है। तो आप लोग ध्यान समझना, अंदर की ओर कौन जा रहा है? I1 I2 भी जा रहा है, लेकिन बाहर कौन कौन निकल रहा है उसे देखना। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे? सब कोई मेरे तरफ देखिए आप लोग, क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि I1 अंदर की ओर जा रहा है तो धनात्मक होगा। देखो यहाँ धनात्मक होगा चिन्ह, ठीक है, धनात्मक छुपा ही है। I2 क्या है? अंदर की ओर जा रहा है तो धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं I3,
तो यहाँ पे I3 क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, तब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, I3 करेंगे, ठीक है। अब माइनस फिर लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे I4 है जो वह भी बाहर की ओर जा रहा है। अब देखो एक I5 भी क्या है, बाहर की ओर जा रहा है, और इनका जो बीजगणितीय योग है वह कितना था दोस्तों, 0 था। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जरूर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे देखो, इसको बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो I1 I2 बराबर, इसको सब बराबर कर सकते हो। देखो इसके लिए यहाँ देखो ऐसे कि अगर हम इसको लिखना ही चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर माइनस है ना I3, अब बराबर के जब वो लगे जाएगा, बराबर के ए लेंगे, देखो ये आ रहा है, तो I1 जो I3 है वह माइनस में है, लेकिन बराबर को लगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा I3। और देखो माइनस ए भी है, वो हो जाएगा तो प्लस में, और I5 है तो वो भी जाएगा तो प्लस में होगा, तो I4 प्लस I5, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, संधि का नियम खत्म हुआ। एक बार फिर से देख लीजिएगा संधि का नियम क्या होता है। तो क्या बोले हैं कि कोई भी अगर वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, तो देखो कोई वैद्युत परिपथ है, एक संधि होता है, और इस पे क्या होते हैं, जितने भी धाराएं मिलती हैं, जितने भी धाराएं मिलती हैं उनका बीजगणितीय योग जो होता है, माने AI जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और उसी से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे फार्मूला ज्ञात किए हैं। और दूसरा है, हम ये बोले हैं कि जो अंदर की ओर धाराएं जा रही हैं, जो अंदर की ओर धाराएं जा रही हैं वह धनात्मक होंगी, और जो बाहर की ओर धाराएं निकल रही हैं वह ऋणात्मक होंगी। इसीलिए यहाँ पे देखो अंदर की ओर जा रहा था I1 और I2, इसीलिए इन दोनों का क्या लगा है, प्लस छुपा है, और माइनस I3 I4 और I5 जितने हैं वह बाहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए इनका माइनस लगा है, और इनके बराबर क्या है, बीजगणितीय योग 0 है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से संधि नियम कंप्लीट। दूसरा नियम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम। लूप नियम की जगह हम लूप को हम पास भी बोलते हैं, माने पास नियम बोल सकते हो, पास नियम अथवा वोल्टता नियम, ठीक है। इसके बारे में क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा, ध्यान से मेरे तरफ देखिए। अब क्या बोल रहा है, किसी परिपथ, तो देखो मेरे पास एक परिपथ है, बंद पास के, बंद पास के अंदर परिपथ है, के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, देखो धाराओं दिया है ना, धाराओं मतलब I, क्या बोला है I, तथा संगत प्रतिरोध R, ठीक है, के गुणनफल, देखो गुणनफल, ठीक है, का बीजगणितीय योग। अब जब बीजगणितीय योग बोलेगा तो लगाएंगे हम सिग्मा, मतलब I और R का बीजगणितीय योग, ठीक हो गया। बीजगणितीय उस पास में लगने वाला वैद्युत वाहक बल, क्योंकि देखो धारा को दर्शा दिए आप I से, संगत प्रतिरोध को दर्शा दिए आप R से, और लगने वाला वैद्युत वाहक बल को दर्शा दिए आप E से। क्या दर्शा दिए, E से। वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय जो योग है, बीजगणितीय जो योग है, बड़ी का मात्रा रहेगा, बीजगणितीय जो योग है वह बराबर होता है, मतलब I और R का गुणनफल का जो बीजगणितीय, देखो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है, योग को दर्शाते हैं सिग्मा से, वह विद्युत वाहक बल जो कि विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग है उसके बराबर होता है। बस यही आपको बताना तो था। देखो एक बार फिर देखो, बढ़िया देखो आप लोग, क्या बोला गया है, लूप का नियम, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, देखो बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा I ना, तथा संगत प्रतिरोध R के गुणनफल, तो इसके बीच में लगा है गुणनफल ना, का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग के लिए लगा दिया सिग्मा,
पास में लगने वाला वैद्युत वाहक बल हो गया ई, वैद्युत वाहक बल का सी। बलों के बीजगणितीय योग, तो इसके लिए योग के बराबर होता है, देखो बराबर का चिन्ह हो गया। कितना आसान है भैया, एकदम आसान है। और अगर अपने भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे, वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस यही ना बोलना है, एकदम आसान है। अच्छा, उसके बाद आपके लिए यहाँ पे चित्र आता है, तो चित्र को समझना क्या है, इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। देखो अब यहाँ पे आई आर हो गया और ये विद्युत वाहक बल। इस चित्र को समझिए, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ए बी, एक धारा है आपके पास, और यहाँ पे 1 2 करके काउंट किया गया है। तो देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ से अगर धारा ले जा रहा है, यहाँ से देखो मेरे पास अगर धारा जा रहा है आई, अगर यहाँ देखो एक गया और यह प्रतिरोध R1 की तरफ आया और यह R1 है तो आई धारा से ले जाएगा। क्यों भैया, कहाँ से जाता है आगे धारा, ये समझो। यहाँ पे लगा क्या है आगे, बैटरी। क्या लगा है, बैटरी, जिसका क्या नाम है, विद्युत वाहक बल। अब इस देखो धारा से I1 निकला, इस बैटरी से भैया निकल रहा है I1। I1 जैसे निकलेगा वह किधर आएगा, यहाँ पे आ रहा है, देखो सीधे क्या करेगा, आएगा इधर, और आएगा तो ऐसे होते हुए जाएगा, देखो जा रहा है। तो यह जाएगा तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला काम कि यह बी की तरफ भी जाएगा कुछ, और कुछ यहाँ इधर भी जाएगा R1 की तरफ। मतलब इधर से अगर कोई आता है धारा तो ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे बी की ओर गया, फिर इधर आया आर की ओर, तो ऐसे जाएगा। कुछ धारा इधर बट गया, कुछ धारा उधर बट गया, ठीक है। तो बस यही बताया गया है। अब इसमें ये बताया गया है, देखो 1 2 करके, कि यहाँ पे आपका दूसरा भी तो विद्युत वाहक बल है, तो ए वाला भी जाएगा ना इधर, तो देखो ये वाला ऐसे है, फिर दोबारा इधर रिटर्न किया अपना, इधर ऐसे चल रहा है पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, समझो कि अगर हम पढ़े हैं लूप का नियम, ठीक है, तो बोलेंगे किरचॉफ के लूप नियम से। क्या बोलेंगे, किरचॉफ के लूप नियम से। लूप नियम से क्या होता है समझिएगा, किरचॉफ के लूप नियम से बंद पास एक के लिए, बंद पास एक कैसे बनाया, देखो एक के लिए ध्यान समझना। हम क्या करते हैं ना कि आई R1 में से, आई जो है अगर कहा जाए I1 और R1 में से तुम क्या घटा रहे हो भैया, देखो I1 और R1 में से आप घटा रहे हो, देखो ऐसे जा रहा है क्या, I2 R2 घटा रहे हो। I1 और R1 में से तुम क्या घटा रहे हो, इस बात को घुमाया गया है, क्या घटा रहे हो, I2 और R2। तो यहां से चीज और घटेगा, क्या, I1 में तुम E1 में से घटाए हो किसको, E2 को ना, माने ए लेंगे से तुम घटाए हो, इसमें से इसको घटाए हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यह आपका हो गया माने पहला नियम के आधार पे। आपको ऐसे ही अगर यहाँ पे सवाल दिया जाए, R1 का मान दे दिया जाए, ठीक है, कि R1 प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो कह दिया जाए कि R1 का मान कितना है, 4 ओम है, और यहाँ पे R2 का वैल्यू कुछ रख दिया जाए, तो आपको इसी नियम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका इसी नियम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो हम दूसरा बता देते हैं कि अगर यहाँ पे पास 2 की बात करें, किरचॉफ के लूप नियम से अगर पास दूसरे के लिए बात करें तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना कि अगर पास 2 है तब क्या होगा, क्या बोलोगे, पास 2 के लिए, पास 2 के लिए देखो क्या है, पास 2 में हम लोग क्या किए हैं कि I2 R2 में से क्या घटा रहे हो या क्या जोड़ रहे हो, ये बताओ। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है किसको, I1 प्लस I2 को। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है, I1 और I2 को जोड़ा गया है, तो यह किसके बराबर होता है दोस्त, यहाँ पे देखो और एक जोड़ा गया है ना, R3, I1 I2 R2 को जोड़ा गया है किससे, I1 और I2 से और R3 से।
और यह जो बराबर होता है भैया वह E2 के बराबर बन रहा है कि नहीं। E2 विद्युत वाहक बल E2 के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? E2 के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E2। एक बार इसको फिर समझो क्या कहना चाहते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको I2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमको R2 दिखाई दे रहा है, तो हम इधर से आ रहे हैं इस बगल, इधर से आ रहे हैं हम इस बगल। तो जब हम इधर से इस बगल आएंगे ना, तो I1 और I2 को जोड़ देते हैं, साथ में हम R2 को भी जोड़ते हैं, ठीक है। और R जो मतलब R3 को जोड़ते हैं। R3 को जब जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर हो रहा था पहले बताओ? तो I2 के ही तो बराबर चल रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल दूसरे के बराबर चल रहा है, ठीक है। मतलब I2, क्योंकि यहाँ पे दो विद्युत वाहक बल है, I1 और I2। I1 तो किसके लिए चला था? पहले वाले के लिए, I1 और I2। और इसमें केवल I2 जो चलेगा वो दूसरे के लिए चलेगा, ठीक है। पहले वाले में I1 में से I2 को घटाया गया और दूसरे वाले में जो है ना वह I2 डायरेक्ट बराबर होगा किसके? IR1 और माने I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 और कोष्टक में मैंने मल्टीप्लाई R3 बराबर I2। ये आपको माइंड में पता होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा सवाल में तब आपके यह आपके न्यूमेरिकल में काम देगा भैया। और अगर इतना भी नोट्स बनाते हो, आपको अगर एग्जाम में इतना अगर लिख के आते हो तो पूरे के पूरे नंबर दिए जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक किरचॉफ का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है, जिसका नाम क्या है? लूप नियम अथवा वोल्टा नियम। तो यह नियम है ना, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पे। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग स्टार बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यह मैंने कह सकते हो किरचॉफ का दूसरा नियम, यह दूसरा मतलब यह ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, अर्थात कह सकते हो व्यक्त करता है, ठीक है, अर्थात व्यक्त करता है। तो इस तरह से आपका यह लूप का नियम भी कंप्लीट हुआ। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई परिपथ है तो इसमें जो I है और उसका प्रतिरोध R है, उनका गुणनफल का जो है योग वह विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। बस इतना ही आपका है दूसरा नियम। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे? किरचॉफ का पहला नियम का मतलब पास के लिए निकालोगे, फिर दूसरा नियम के निकालोगे, उसके बाद आप लिख दोगे अंतिम में कि यह जो है वह ऊर्जा जो संरक्षण पर कार्य करता है। इस तरह से आपका हमने क्या किया, अभी आपको किरचॉफ का पहला नियम बता दिया, किरचॉफ का दूसरा नियम बता दिया। अगर इतना आप बोर्ड में लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसके पे आधारित अभी हम एक वीडियो में लेके आएंगे पूरे का क्या न्यूमेरिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं माने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको लेके आएंगे, ठीक है। तब तक ले आप लोग क्या करो कि इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि भैया शिक्षा बहुत ही जरूरी है और नंबर भी लाना आपको जरूरी है, ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।